गबरू, क्या ये सच है? तूने झूठा सर्टिफिकेट बनवाया? तूने लखन को बर्बाद करने की कोशिश की? लखन भाई, मेरा ढाबा डूब गया और रात भर बारिश हुई। सुबह उठा तो देखा कि सब कुछ पानी में तैर रहा है। मेरा सारा राशन, मेरा आटा, मेरा गैस सिलेंडर सब पानी में। और ये देखो, मेरी पत्नी पार्वती को बुखार है, दवा भी नहीं है, डॉक्टर गांव से बाहर है। अब मैं क्या करूंगा? चांदनीपुर गांव। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश का कहर टूट रहा था। आसमान से पानी ही पानी गिर रहा था। नदी का पानी बढ़ने लगा था। खेतों में पानी भर गया था। फसलें डूब रही थीं। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन चांदनीपुर के चौराहे पर एक छोटा सा ढाबा था, लखन का ढाबा। उसी ढाबे से पूरे गांव का गुजर था। लखन और उसकी पत्नी सरोज दोनों मिलकर ढाबा चलाते थे। लखन के बाप भागीरथ, जिनकी उम्र करीब 70 साल थी, वह भी ढाबे पर बैठे रहते थे। भागीरथ की आंखें कमजोर थीं, पर दिमाग तेज था। लखन और सरोज की कोई संतान नहीं थी। 7 साल की शादी के बाद भी उनके घर कोई बच्चा नहीं था। यही उनकी सबसे बड़ी कसक थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ढाबा ही उनका बच्चा था। सरोज, आज तो बारिश ने दिल ही तोड़ दिया। एक भी ग्राहक नहीं आया अभी तक। सुबह के 8 बज गए और हमारा दाल रोटी का पतीला ठंडा पड़ा है। लखन, चिंता मत कर, जब भगवान ने चाहा लोग आएंगे। इतनी बारिश में कौन निकलेगा अपने घर से? तुम अपने बाबू को बुलाओ अंदर, बाहर ना बैठाएं उन्हें, नमी लग जाएगी। अरे मैं अभी नहीं आता, मैं देखूंगा कि इस बारिश का कहर कब रुकता है। लखन बेटा, तू परेशान मत हो। गबरू ने बगल में ढाबा खोल लिया है, मगर उसके खाने में मिलावट है। लोग जल्दी समझ जाएंगे। तू बस अपनी मेहनत जारी रख। उसी ने 3 महीने पहले लखन के ढाबे के बगल में अपना ढाबा खोला था। नाम था गबरू का शानदार ढाबा। गबरू बाहर से सीधा साधा आदमी लगता था, मगर अंदर से बिल्कुल जहरीला। उसने लखन को बर्बाद करने की ठान ली थी। ओए लखन, तेरे ढाबे पर आज कोई ग्राहक नहीं है? मेरे यहाँ तो लाइन लग रही है। अरे भैया, ये देखो मेरा पंपलेट। आज स्पेशल चिकन करी और गर्मा गर्म पराठे। जिसके पास पैसे हैं वह मेरे यहाँ आए, जिसके पास नहीं वह लखन के यहाँ बैठे ठंडी दाल चाटे। गबरू, तू अपना मुंह संभाल कर बोल। मेरे ढाबे का खाना रेल रोड पर नहीं बिकता। मैं नहीं डालता नमक के नाम पर नमकीन चीजें। मेरे यहाँ शुद्ध घी लगता है, वो भी दिल से। तू तो पैसा बनाने के चक्कर में जहर घोल रहा है लोगों के खाने में। हाँ हाँ, बोलता रह। तू जितना बोलेगा उतना तेरा ग्राहक कम होगा। देख मेरा ढाबा, देख रोशनी, देख सफाई। तू अपने उस पुराने कोठे में बैठा रहे। ये सुनकर भागीरथ उठ खड़े हुए। गबरू, मैं तुझे समझा दूं, मैंने इस गांव में 60 साल देखे हैं। तू जैसे निकम्मे आए और गए हैं। तू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लखन गरीब है पर ईमानदार है। तू अमीर है पर तेरे अंदर का इंसान मर चुका है। जा अपने ढाबे पर जा, यहाँ हम तुझसे नहीं डरते। ठीक है बूढ़े बापू, देख लेता हूँ तेरा लखन कब तक चलता है। अगले हफ्ते मैं अपने ढाबे को 2 गुना बढ़ा कर दूंगा और तुम बंद कर दोगे अपना ढाबा, याद रखना। गबरू अपने ढाबे के अंदर चला गया। बारिश और तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी। लखन अपने बापू को कोठे से उठाकर अंदर ले गया। सरोज ने गरम चाय बनाई। तभी बाहर एक आदमी दौड़ता हुआ आया। लखन भाई, जल्दी से एक गरम चाय दे दे। और सुन, गबरू ने पूरे गांव में कहलवा दिया है कि तुम्हारे ढाबे का खाना खाने से कल 3 लोग बीमार हो गए। वह चौधरी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने जा रहा है गांव पंचायत में। क्या? ये तो सीधा झूठ है। मैंने कभी किसी को बीमार नहीं किया। भोला, कौन है वह 3 लोग? कोई नहीं जानता लखन भाई, बस अफवाह है। पर गबरू के पास पैसा है, उसने कुछ लोगों को खरीद लिया है, मुखिया रमेश को भी। कहते हैं कि मुखिया भी अब गबरू के साथ है। तुम सावधान रहो। लखन, हमारा ढाबा ही हमारा सहारा है। हमारे पास तो बच्चा भी नहीं, यही तो हमारी पूंजी है। अगर ये भी छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे? हिम्मत मत हार, जब तक सच है हम लड़ेंगे। भोला, तू जा, गांव में बता दे कि मैं पंचायत के सामने जवाब देने को तैयार हूँ। अगर मैंने गलत किया तो मैं अपना ढाबा ही बंद कर दूंगा। पर अगर गबरू झूठ बोल रहा है तो वह इस गांव का मुंह नहीं देखेगा। ठीक कहा लखन, हम किसी से नहीं डरते। मैं खुद पंचायत में बोलूंगा। गबरू जानता है कि उसने 3 महीने पहले चोरी से तुम्हारे ढाबे में नमक के डिब्बे से नमक निकालकर उसमें मिट्टी मिला दी थी।
मैं सबूत दूंगा। भागीरथ के मुंह से ये सुनकर लखन चौंक गया। उसे पता नहीं था कि उसके बाप को गबरू के बारे में इतना कुछ पता है। बापू, आपको कैसे पता? बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हूँ पर मेरी आंखें अभी भी काम करती हैं। मैंने रात में देखा था जब गबरू तुम्हारे ढाबे में घुसा था। मैं चिल्लाया पर बारिश के शोर में तुम नहीं सुने। तब से मैं हर बात पर नजर रख रहा हूँ। अब डरने का नहीं, हम पंचायत में जाएंगे। बारिश तेज थी पर लखन के दिल में आग लग गई। उसने फैसला किया कि वो किसी कीमत पर अपना ढाबा नहीं बंद होने देगा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। बारिश थोड़ी कम हुई थी पर बादल अभी भी मंडरा रहे थे। चांदनीपुर गांव के लोगों, आज हम दो ढाबों के मालिकों के झगड़े को सुलझाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ लखन, दूसरी तरफ गबरू। शिकायत है कि लखन के ढाबे का खाना खाने से 3 लोग बीमार पड़ गए। क्या कहते हो लखन? मुखिया जी, ये पूरा झूठ है। मैंने कभी किसी को बीमार नहीं किया। ये सब गबरू की साजिश है। उसने मेरे ढाबे को बंद करवाने के लिए ये सब किया है। मैं कसम खाता हूं अपने बापू की, मेरे खाने में कोई जहर नहीं है। ये लो मुखिया जी, मेरे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। 3 लोगों ने लिखा हुआ दिया है कि उन्होंने लखन के ढाबे का खाना खाया और उन्हें उल्टी दस्त हुए। मैंने उनका इलाज करवाया है। मैं चाहता हूं कि लखन का ढाबा सील किया जाए। गबरू झूठ बोल रहा है। मैं हर रोज लखन के यहाँ खाता हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। वह डॉक्टर कौन है? कहाँ का सर्टिफिकेट? भोला, तू चुप रह। तू तो लखन का मजदूर है, तेरी बात सच नहीं हो सकती। मुखिया जी, मैं गवाह हूँ। मैंने खुद देखा कि लखन के ढाबे में कल एक बिल्ली गिर गई थी और उसने उसी बर्तन में दाल बनाई। चौधरी जी, आपको शर्म नहीं आती? आप गबरू से पैसे लेकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है? आपने कब देखा बिल्ली? किस वक्त? तू बस बोलता रहे। मुखिया जी, मैं न्याय चाहता हूँ। अगर इसने सच में गलत नहीं किया तो ये 3 लोग क्यों बीमार पड़े, ये बता दे। ये सुनकर भागीरथ उठ खड़े हुए। उनके हाथ में एक पुरानी पोटली थी। उन्होंने पोटली खोली और उसमें से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। रुको गबरू, रुक जा। तू सोचता है कि हम सब अंधे हैं? मैंने तुझे 3 महीने पहले लखन के ढाबे में घुसते देखा था। तूने चुपके से नमक के डिब्बे में मिट्टी मिला दी थी। मैं चिल्लाया पर बारिश की आवाज में कोई नहीं आया। मैंने उस मिट्टी को बचाकर रखा है। ये रहा सबूत। आज ही इसकी जांच करा लो। और हाँ, तूने जिन 3 लोगों के नाम दिए हैं वो तो तेरे अपने नौकर हैं। उन्होंने कभी लखन के यहाँ खाना ही नहीं खाया। पूरी भीड़ में हलचल मच गई। गबरू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे हटने लगा। चौधरी भी चुप हो गया। मुखिया रमेश ने कागजों को ध्यान से देखा। गबरू, क्या ये सच है? तूने झूठा सर्टिफिकेट बनवाया। तूने लखन को बर्बाद करने की कोशिश की। मुखिया जी, मैं ये तो मेरा नौकर था जिसने मुझे गलत सलाह दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तू झूठ बोल रहा है गबरू। अब तो सब खुल गया। इस गांव में तेरा ढाबा नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि तुझे यहां से निकाल। नहीं बापू, हम किसी को नहीं निकालेंगे। गबरू, तूने गलत किया पर मैं तुझे माफ करता हूँ। अगर तू सच में माफी मांगता है तो अपना ढाबा ठीक कर, अच्छा खाना बना। मुकाबला कर पर झूठ और साजिश मत कर। भीड़ चुप हो गई। सब लखन की उदारता पर दंग रह गए। गबरू ने झुककर लखन के पैर छुए। उसकी आंखों में आंसू थे। लखन भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत था। मुझे तुमसे जलन होती थी कि तुम्हारे हाथ का खाना सबको पसंद है। मैंने सोचा तुम्हें बर्बाद कर दूं। माफ कर दो। उठ गबरू, इंसान गलती करता है पर सुधर जाए तो वही इंसान है। अब चल, आज मेरे ढाबे पर आकर खाना खा, फैमिली की तरह। पंचायत समाप्त हो गई। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। लखन का ढाबा बच गया। गबरू ने अपने ढाबे पर एक नया बोर्ड लगाया, गबरू का ढाबा, अब शुद्ध और सस्ता। उसने लखन से खाना बनाना सीखा। दोनों ढाबे चलने लगे। दोस्ती हो गई। भागीरथ रोज दोनों ढाबों पर बैठते और चाय पीते। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है और फिर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। ये बारिश पहले वाली बारिश से भी ज्यादा तेज थी। नदी का पानी बढ़ने लगा था। चांदनीपुर के निचले इलाके पानी से भरने लगे थे। गबरू का ढाबा उन्हीं निचले इलाकों में था।
जबकि लखन का ढाबा ऊंचाई पर। सरोज, ये बारिश तो बहुत भारी हो रही है। 2 दिन में ही नदी का पानी 3 फीट बढ़ गया। अगर यूं ही बरसता रहा तो गबरू का ढाबा पानी में आ जाएगा। हाँ लखन, मैं भी सोच रही थी। गबरू ने अपना ढाबा नीचे जमीन पर बनाया है, उसकी छत भी कमजोर है, परेशानी होगी उसे। लखन बेटा, तू गबरू के पास जा पूछ तो सही कि वो कैसा है। हालांकि उसने पहले तेरे साथ बुरा किया था, पर अब वो बदल गया है। मुसीबत के समय में ही इंसान की असलियत पता चलती है। जा, उसकी मदद कर। मैं तुझसे यही सीख देकर बड़ा किया हूँ। लखन ने बापू की बात मानी। वो रेनकोट पहनकर गबरू के ढाबे की ओर चल दिया। रास्ते में कीचड़ था, पानी घुटनों तक आ गया था। गबरू का ढाबा दूर से ही दिख रहा था। वहां भीड़ थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा ढाबा, मेरी मेहनत, सब पानी में। हाय भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सुधार कर लिया था, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया था, फिर भी ये सब क्यों? गबरू, संभाल अपने आप को, घबरा मत। बता क्या हुआ? लखन भाई, मेरा ढाबा डूब गया और रात भर बारिश हुई। सुबह उठा तो देखा कि सब कुछ पानी में तैर रहा है। मेरा सारा राशन, मेरा आटा, मेरा गैस सिलेंडर सब पानी में। और ये देखो, मेरी पत्नी पार्वती को बुखार है, दवा भी नहीं है, डॉक्टर गांव से बाहर है। अब मैं क्या करूंगा? लखन ने ढाबे के अंदर झांक कर देखा। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। बर्तन तैर रहे थे, दीवारें टूट गई थी, छत से पानी टपक रहा था। गबरू, हमारा पूरा ढाबा पानी में डूब गया और मुझे तेज बुखार आ रहा है। कहीं से थोड़ा गर्म पानी ला दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं अभी अपने ढाबे से दवा और गर्म पानी भेजता हूँ। गबरू, तू अपने परिवार को लेकर मेरे ढाबे पर चल। अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, पानी और बढ़ेगा। लखन भाई, मैं तुम पर एहसान नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं समझता हूँ। मैं कैसे तुम्हारे ढाबे पर रहने आऊँ? गबरू, रुक जा। तू भूल गया कि हम दोस्त हैं। इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। वो गलतियां अब पुरानी हो गई। अब तू मेरा भाई है और भाई के दुख में मैं ही तो काम आऊंगा। चल जल्दी कर, बच्चा भी तो है तेरा, उसे ठंड लग जाएगी। गबरू फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पत्नी को उठाया। लखन ने उसके बच्चे को गोद में लिया। तीनों लखन के ढाबे की ओर चल दिए। रास्ते में बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, पर लखन ने हिम्मत नहीं हारी। हे भगवान, ये क्या हुआ? पार्वती भाभी को क्या हुआ? लखन, तुमने इन्हें यहाँ क्यों लाया? सरोज, अब बहुत हो गया। गबरू का ढाबा डूब गया है, पार्वती बीमार है। अब ये लोग हमारे साथ रहेंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पार्वती भाभी, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध बनाती हूँ। और तुम गबरू, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। लखन जो कहता है वही ठीक है। ये घर अब तुम्हारा भी है। बहुत खूब लखन, तूने सच में मेरी बात मान ली। यही तो असली मनुष्यता है। गबरू बेटा, तू परेशान मत हो, समय है, गुजर जाएगा। फिर से ढाबा बना लेना, तब तक हमारे यहाँ रहो। बापू, आपने मुझे कभी नहीं डांटा, बल्कि प्यार दिया। मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने सोचा था कि लखन भाई मुझसे बदला लेंगे, पर उल्टे उन्होंने मेरी जान बचा ली। अगले 3 दिनों तक बारिश बंद नहीं हुई। पानी और बढ़ता गया। चांदनीपुर के कई घर डूब गए। लोग लखन के ढाबे पर शरण लेने आए। ढाबा अब एक शरण स्थली बन गया था। लखन और सरोज सुबह से रात तक खाना बनाते और सबको खिलाते। गबरू उनकी मदद करता। लखन भाई, बहुत बुरा हाल है। नदी का पानी पुल तक आ गया है। ऊपर वाले गांव से लोग नीचे उतर रहे हैं। क्या हम सब यहाँ रह सकते हैं? मेरा घर तो पानी में है, मेरी पत्नी बीमार है। बोला, तू फिक्र मत कर। ये ढाबा छोटा है पर सबके लिए जगह है। तू अपनी पत्नी को ले आ। लखन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरा घर भी डूब गया है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, पर अब मुझे माफ कर दो। चौधरी जी, आइए अंदर। माफी मांगने की जरूरत नहीं। भूखा कोई नहीं सोएगा आज। आप भी रुकिए और याद रखिएगा, मुसीबत सबको एक कर देती है। शाम हो गई थी। बारिश थोड़ी कम हुई। लखन के ढाबे के अंदर करीब 50 लोग जमा हो गए थे। सबने मिलकर खाना खाया। अचानक बाहर एक रोने की आवाज आई। लखन ने बाहर देखा तो एक छोटा बच्चा करीब 5 साल का बारिश में भीग रहा था। कोई उसके साथ नहीं था। अरे ये कौन बच्चा है? बेटा, तेरा नाम क्या है?
तेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरा नाम बच्चू है। मेरी मम्मी नदी में बह गई, मैं बच गया। कृपया, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। ये सुनकर सरोज के पैर तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर बाहर आई और बच्चू को अपने सीने से लगा लिया। बेटा तू रो मत, अब तेरा कोई नहीं है तो हम हैं। तुम मेरा बेटा बन जा। मुझे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, पर आज उसने तुझे भेज दिया। मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। लखन, ये हमारा बच्चा है। सरोज, तूने सच कहा। यह बच्चा भगवान ने भेजा है, हम इसे अपना लेंगे। बच्चू बेटा, अब तू चिंता मत कर, ये ढाबा अब तेरा घर है। ये तो भाग्य की बात है। लखन, सरोज, आज 7 साल बाद तुम्हारे घर में बच्चा आया है। मैंने सोचा था कि मरते दम तक मैं पोता नहीं देख पाऊंगा, पर आज देख लिया। बच्चू, आज से तू मेरा पोता है। लखन भाई, आज बहुत बड़ी बात हुई। बारिश ने तबाही मचाई पर आपको बेटा दे दिया। मैं आपकी खुशी में शामिल हूँ। आज मैं खाना बनाता हूँ सबके लिए, आप आराम करो। उस रात ढाबे पर जश्न मनाया गया। बारिश रुक गई थी, आसमान साफ हो गया। अगली सुबह चांदनीपुर गांव में धूप निकल आई। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। लखन, तूने इस मुसीबत में पूरे गांव की जान बचा ली। तेरे ढाबे ने ही हमें शरण दी। आज मैं गांव की तरफ से तेरा धन्यवाद करता हूँ। और ये बच्चू, ये भगवान का उपहार है। मैं चाहता हूँ कि पूरा गांव इसे गोद दे। मुखिया जी, मैंने अपना फर्ज निभाया। गांव के लोग ही मेरे अपने हैं, और बच्चू के बारे में मैं और सरोज इसे पालेंगे। ये अब हमारा बेटा है। मुखिया जी, मैं भी माफी चाहता हूँ। उस दिन पंचायत में मैंने झूठ बोला था। मैंने लखन भाई को बदनाम करने की कोशिश की थी। उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। और अब मैंने ठान लिया है कि लखन भाई के बिना मैं कुछ नहीं। बेटा, जो गलती हो जाती है उसे मान लेना बहादुरी है। तूने आज बहादुरी दिखाई। अब आगे से साथ रहना। तुम दोनों मिलकर गांव की सेवा करो। और ये बच्चू, ये हमारी आशा है। कुछ दिनों बाद बारिश पूरी तरह थम गई। सूरज खिलाया। गांव के लोगों ने मिलकर गबरू का ढाबा दोबारा बनाया। लखन ने उसकी मदद की। दोनों ढाबों के बीच एक रास्ता बन गया। लोग दोनों ढाबों पर आते जाते। लखन, आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। बच्चू आ गया, ढाबा चल रहा है, तुम्हारे बापू खुश हैं। बस अब हम सबको साथ रहना है। हाँ सरोज, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। बच्चू को हम पढ़ाएंगे, उसे बड़ा आदमी बनाएंगे। और ये ढाबा अब सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि इस गांव की शान है। माँ, मुझे भूख लगी है, आप पराठा बनाओगी? हाँ बेटा, तेरे लिए मैं सोने के पराठे बनाऊंगी। लखन, देख तेरा बेटा मांग रहा है, जल्दी से आटा गूंथ। सुनो सब लोग, आज के बाद इस ढाबे का नाम होगा बच्चू दा लखन ढाबा, क्योंकि अब यहाँ वारिस आ गया है। सब हंस पड़े। चांदनीपुर गांव में अब शांति थी। लखन का ढाबा और गबरू का ढाबा दोनों चल रहे थे। बच्चू अब लखन और सरोज का बेटा बन चुका था। पूरे गांव में लखन की इज्जत बढ़ गई थी। अब दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।